हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज इकोनॉमी एनसीईआरटी में हम करेंगे वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो पूरा डिटेल एनालिसिस होगा यूपीसी और अदर आरपीसी एग्जामिनेशन के लिए। एक चैप्टर 4 है इकोनॉमी, जो है इसके पहले हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी आपको पढ़ा दिया गया है। तो चैप्टर 4 है जो कि इकोनॉमी का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का है। तो मेरा नाम प्रिया है, मैं करवा रही हूँ आपको एनसीईआरटी। तो कंप्लीट एनसीईआरटी करवाएंगे हम आपको 11th-12th तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके बारे में इसके पहले आपने मुद्राएं और साख के बारे में पढ़ा था तीसरे चैप्टर में, जिसमें हमने बैंकिंग की बहुत सारी चीजों के बारे में जाना। कर्ज कैसे लेते हैं किसान, किस तरह से एक डेब्ट में फंस जाते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, सहकारी समितियों वगैरह के बारे में पढ़ा। तो चलिए वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। तो आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं का विस्तृत विकल्प है ना। तो उपभोक्ता के रूप में हम बहुत सारी चीजों का बहुत सारा विकल्प है हमारे पास। विश्व की शीर्षक विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फोन और टेलीविजन के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ हैं। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। वो दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एक एम्बेसडर और फिएट कारें ही चलती थी। और आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों से भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। कमीजों से लेकर टेलीविजनों और प्रसंस्कृत फलों के रस तक, है ना। तो हर चीज के ब्रांड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमारे बाजारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाजारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। कुछ ही वर्षों बाद हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया। तो हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक है जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं? परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं? इस अध्याय में हम इन सब प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो अंतर्देशीय उत्पादन क्या होता है? तो 20वीं सदी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देश की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। भारत जैसे उपनिवेशों में कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं को आयात होता था। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। ये बड़ी कंपनियां, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, के परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं संसाधन मिल सकते हैं। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं, जिसके निम्न उदाहरण पर आप विचार कर सकते हैं। जैसे कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन का विस्तार। तो औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। उसके पुर्जे चीन से निर्मित होते हैं, जिन्हें फिर इन्हें जहाज में लाकर मेक्सिको और पूर्वी यूरोप में ले जाया जाता है, और जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है। तो बहुत सारी यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनी है जहाँ पर बहुत सारे राष्ट्रों में मिलकर इसका बेचते हैं और सुपर मार्केट लगाते हैं। तो इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है। उत्पादन प्रक्रिया के छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप अमेरिका और यूरोप के बाजारों में अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन की तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीजें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50 से 60% बचत कर पाती हैं। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार में असीमित लाभ हो सकता है। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनी उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नजदीक हो, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो
और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनी अब सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती है, जो उसके हितों का देखभाल करती है। आप बाद में इस अध्याय में सरकारी नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के कार्यालयों, कारखानों की स्थापना करती हैं। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण की खरीद में व्यय की गई मुद्राओं को निवेश करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेंगी। तो कभी-कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिक निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की न्यूनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती हैं। हम इस कारखाने में से दूसरे देश में स्थानांतरित कर देंगे, यहाँ पर खर्चीला हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये एक जगह से दूसरे स्थान पर कारखाने स्थापित भी कर सकती हैं। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उनके साथ उत्पादन का प्रसार करना है। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह आसानी से कर सकती हैं। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फ्यूडस ने परक फूड्स जैसी छोटी भारतीय कंपनी खरीद लिया। परक फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार कर लिया, जहां उसके ब्रांड काफी प्रसिद्ध थे। परक फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। तो वास्तव में कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक है। ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति प्रभाव पर विचार करें। तो विचार कर सकते हैं आप। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती है। विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। वस्त्र, जूते, चप्पल, खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादक द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी को इस उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचा जाता है। इन बड़ी कंपनियों से दूरस्थ उत्पादक मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। इस प्रकार हम देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन का प्रसार कर रही हैं और विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों को का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अपना उन्हें अथवा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं। तो तो परिणामतः दूर दूर के स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर निर्माता कंपनी है। फोर्ड मोटर जो है 1995 में भारत आई है और चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना की। ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया। वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 88,000 कारें बेच रही थी, जबकि वहीं 1,81,000 कारों का निर्यात भी भारत से दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका किया गया। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड से इंडिया का विकास पूर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती है। विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण आप देख सकते हैं। तो लंबे समय में विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। इतिहास में आपने भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाजारों से जोड़ने वाली व्यापार मार्गों और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई। आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है? सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेश व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादन केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते हैं, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। ये चित्र आप देख सकते हैं। हम भारत के बाजार में चीनी खिलौनों के प्रभाव के द्वारा विदेश व्यापार के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। भारत में चीन के खिलौने, आपको पता है चीन के खिलौने कितने ज्यादा अभी बायकॉट भी हो रहा था। तो चीन के भी निर्माताओं को भारत में खिलौने का निर्यात करने को एक अवसर का
पता चलता है। जहाँ खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं, ये भारत को खिलौने निर्यात करना आरंभ करते हैं। अब भारत में खरीदारों के पास भारतीय और चीनी खिलौनों के बीच चयन करने का विकल्प है। सस्ते दाम पर नवीन डिजाइनों के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाजारों में अधिक लोकप्रिय हैं। एक वर्ष में ही खिलौने की 70-80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौने ने ले लिया। अब भारत के बाजारों में खिलौनों खिलौने पहले की तुलना में सस्ते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाजारों में आ गए हैं। भारतीय और चीनी खिलौनों की प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए हैं। भारतीय खरीदारों के समक्ष कम कीमत पर खिलौनों की अपेक्षाकृत अधिक विकल्प हैं। इससे चीन के खिलौना निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए अवसर प्राप्त है। इसके विपरीत भारतीय खिलौना निर्माताओं को हानि होती है क्योंकि उनके खिलौने कम बिकते हैं, क्योंकि वो महंगे होते हैं तो लोग सस्ते में भी खरीदेंगे। समता व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ रहे हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने की लगता है। अब दो देशों के उत्पाद एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने का या एकीकरण में सहायक होता है। तो इसीलिए सिलाई वस्त्रों के छोटे व्यापारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांड और आयात दोनों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं। तो ये छोटे-मोटे लोगों को बहुत गरीब लोग खरीदते हैं, नहीं तो अमीर लोग कहाँ पूछते हैं। वैश्वीकरण क्या है? चलो अब वैश्वीकरण के बारे में जानें, ग्लोबलाइजेशन जिसे बोलते हैं। विगत 2-3 दशकों में अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। जैसे भारत में फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र केवल भारत के लिए कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि वह अन्य विकासशील देशों को कारें और विश्व भर में अपने कारखाने के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है। वैश्वीकरण में मजा है और ध्यान रहे आप हमारी दुनिया के खेल रहे हैं। किसी दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये देख सकते हैं ये आदमी फॉरेनर। तो अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों और उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया भी वैश्वीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं के निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। विगत कुछ दशकों की तुलना में अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ते हैं। एक और माध्यम हो सकता है। तो ये माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। प्रायः लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार, शिक्षा तलाश में एक दूसरे देश से आवागमन करते हैं। किंतु विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में वृद्धि नहीं हुई है। तो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से हैं? तो प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित किया है। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। इनमें लंबी दूरियों तथा वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति की कम लागत पर संभव किया है। वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर, तो वस्तुओं को कंटेनरों में रखा गया है जिससे इन्हें जहाजों, रेलों, वायुमार्गों, वायुयानों, ट्रकों पर बिना क्षति के लादा जाता है। कंटेनरों में ढुलाई लागत में भारी कंटेनर में ढुलाई लागत से भारी वस्तु है, माल को बाजारों तक पहुंचाने की गति में वृद्धि हुई। इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में गिरावट आई है। साधारणतः वायुमार्ग की अपेक्षा के अधिक मात्रा में वायु वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। इससे भी अधिक उल्लेखनीय है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र प्रौद्योगिकी की द्रुत गति में परिवर्तित हो रही है। दूरसंचार सुविधाओं, टेलीग्राफ, टेलीविजन, मोबाइल फोन एवं फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों में से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ये सुविधा संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर प्रवेश हो गया है। तो देख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर रहने से क्या हिफाजत जब बिजली ही ना हो। तो वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जानी है। पत्रिका का पाठ्य विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेज दिया जाता है। दिल्ली कार्यालय में डिजाइन दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका की डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। डिजाइन तैयार करने का काम कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। छपाई का पत्रिकाओं को वायुमार्ग से लंदन भेजा जाता है। यहाँ तक कि डिजाइन और छपाई के पैसे का भुगतान इंटरनेट के द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक को तत्काल कर दिया जाता है। तो
देखेंगे विदेश से व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। हम भारत में चीनी खिलौनों के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौने के आयात पर कर लगाती है, तब क्या होगा? इसका अर्थ यह है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं, उन्हें इन पर कर देना होगा। कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौने अब भारत के बाजारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उनका आयात स्वतः कम हो जाएगा। भारत के खिलौना निर्माण के लिए अधिक समृद्ध हो जाएंगे। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। इससे टैरिफ टैरिफ क्या मतलब बाहर से खरीदने वाली वस्तुओं पर क्या टैरिफ लगा देते हैं ताकि वो यहाँ पर जब बेचें तो उनको टैरिफ सरकार को देना पड़े। इसे अवरोधक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। सरकारें व्यापक अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने और देश के किसी प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आर्थिक होनी चाहिए या निर्णय करने के लिए कर सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार विदेशी निवेश प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा को संरक्षण प्रदान करने के लिए अनिवार्य माना गया। 1950-1960 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीजें जैसे मशीनरी उर्वरक पेट्रोलियम के आयात की भी अनुमति दी। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों में विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया है। भारत में करीब 1995 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने यह निश्चय किया है कि भारत उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया। अतः विदेश व्यापार एक विदेशी निवेश करते और उद्योगों को काफी हद तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात निर्यात की सुगमता से किया जा सकता है और विदेश कंपनियां अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती हैं। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वे क्या अपना आयात निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उन्हें अधिक उदार कहा जाता है। तो विश्व व्यापार संगठन हमने देखा कि कुछ बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया है। इन संगठनों का मानना है कि विदेश व्यापार और विदेश निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं। कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए। देश के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और ये देखता है कि इन नियमों का पालन हो। विश्व के लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि विकसित देशों ने अनिश्चित ढंग से व्यापार अवरोधों को बरकरार रखा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। इनका एक उदाहरण कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस है। व्यापार व्यवहारों पर वाद विवाद। तो हमने अध्याय 2 में देखा कि भारत में अधिकांश रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद GDP का महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र है ना। इसी समय विकसित देश जैसे अमेरिका सकल घरेलू उत्पादन कृषि का हिस्सा मात्र 1% है और कुल रोजगार में लगभग 0.5% है। फिर भी अमेरिका की कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोग भी अमेरिकी सरकार से उत्पादन और दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं। इस भारी धनराशि के कारण अमेरिका किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण तरीके से मतलब रूप से कम कीमत पर बेच सकते हैं। अधिक कृषि उत्पादों को दूसरे देशों के बाजारों में कम कीमत पर बेचा जाता है जो इन देशों के कृषकों को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि विकासशील देश विकसित देशों की सरकारों से सवाल कर रहे हैं कि हमने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापार और उद्योग को कम कर दिया, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नजरअंदाज कर दिया और अपने किसानों को भारी धनराशि देना बरकरार रखा है। लोगों ने हमारी सरकार को अपने किसानों की सहायता बंद करने को कहा, परंतु आप स्वयं यही काम कर रहे हैं। क्या यह मुक्त और न्यायसंगत व्यापार है? तो ठीक है, तो आगे देखेंगे भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है। तो विगत 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की। इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, कुछ प्रमाण देखते हैं। वैश्वीकरण उत्पादकों स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प है और वे इन अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं।
परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। पहला, विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत के अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेल फोन, मोटर गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों और जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। इन उत्पादों के अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हैं। इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई हैं। तो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम क्या हैं? तो हाल ही के वर्षों में भारत की केंद्र एवं राज्य सरकार ने भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही है। औद्योगिक क्षेत्र, जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, की स्थापना की जा रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन, सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता है। विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति दे दी है। 8वें अध्याय 2 में देखा है कि संगठित क्षेत्र की कंपनियों को कुछ नियमों का अनुपालन करना पड़ता है, जिसका उद्देश्य श्रमिक अधिकारियों का संरक्षण करना है। हाल के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट देने की अनुमति दे दी। अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय कंपनियों में जब काम का अधिक दबाव होता है तो रोजगार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को काट रखती है। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर भी विदेशी कंपनियां अभी भी संतुष्ट नहीं है और श्रम कानूनों में और अधिक लचीलेपन की मांग कर रही है। अब हम निवेश करने के लिए तैयार हैं, हम देख सकते हैं। दूसरा, अनेक शीर्ष कंपनी बढ़ी प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी उत्पादन प्रणाली में निवेश किया है और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया है। इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी कंपनियां भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में भरने के योग्य बनाया है। टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियां, इंफोसिस, रैन बैटरी दवाइयां और एशियन पेंट्स, सुंदरम फॉर्नर्स जो जैसी भारतीय कंपनियां हैं, जो विश्व स्तर पर अपनी क्रियाकलापों का प्रसार कर रही है। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना और प्रसार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। उदाहरण के लिए अतिरिक्त आंकड़ा प्रश्नीय लेखाकार, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं भारत जैसे देश में अब सस्ती उपलब्ध है और विकसित देशों को निर्यात की जाती है। तो छोटे उत्पादक और प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ। तो वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी की हैं। चुनौतियां कैसी हैं? तो रवि को यह अपेक्षा नहीं थी कि उसने एक उद्योगपति के रूप में अपने जीवन की छोटी अवधि में ही संकट का सामना करना पड़ेगा। तो रवि ने सन 1992 में तमिलनाडु के एक औद्योगिक शहर होसुर में संधारित्रों का निर्माण करने वाली अपनी कंपनी शुरू करने के लिए बैंक से ऋण लिया। संधारित्रों का इस्तेमाल ट्यूबलाइटों, टेलीविजनों सहित अनेक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। 3 वर्षों के भीतर वह अपने उत्पादन का विस्तार करने में सक्षम हो गया और कंपनी में 20 कर्मचारी काम करने लगे। अब अपनी कंपनी चलाने में उसका संघर्ष तब प्रारंभ हुआ जब सरकार ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार संधारित्रों के आयात पर प्रतिबंधों को हटा दिया, जिसके मुख्य ग्राहकों में टेलीविजन कंपनियां थीं, जो टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के लिए संधारित्रों सहित विभिन्न पूर्जे थोक में खरीदती और टेलीविजन सेटों का निर्माण करती थी। इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा ने भारतीय टेलीविजन कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए संयोजन कार्य करने के लिए विरोध कर दिया। उनमें से कुछ सत्ता जब संधारित्र खरीदती थी तो वे इनका आयात करना पसंद करती थी, क्योंकि आयातित सामानों की कीमत रवि जैसे लोगों द्वारा निर्धारित कीमत से आधी होती थी। अब रवि वर्ष 2000 में रेलवे संधारित्रों से आधे से कम संधारित्रों का निर्माण करता है और उसके लिए केवल 5 श्रमिक काम कर रहे हैं। रवि के अनेक दोस्तों ने जो हैदराबाद और चेन्नई में व्यवसाय में थे अपनी इकाइयां बंद कर दी हैं। तो आगे देखेंगे हम प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इनका अर्थ है कि श्रमिकों का रोजगार असुनिश्चित नहीं है। तो ठीक है,
तो अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती हैं। विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुएं खोजती हैं। इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यात अपने का लागत कम करने की कड़ी कोशिश करते हैं, क्योंकि कच्चे माल पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती, इसलिए नियोक्ता श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं। जहां अपने कारखाने श्रमिकों को स्थायी आधार पर रोजगार देते हैं, वहीं वे अस्थायी रोजगार देते हैं, ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़े। श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है और अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप से रात दिन काम करना पड़ता है। मजदूरी काफी कम होती है और श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। हालांकि वस्त्र निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अधिक लाभ कमाने में मदद मिली है, परंतु वैश्वीकरण कारण मिले लाभ से श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं दिया गया है। कपड़ा श्रमिक 35 वर्ष की सुशीला ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक उद्योग में एक श्रमिक के रूप में कई वर्षों तक काम किया। अब वो एक अस्थायी श्रमिक के रूप में नियुक्त हो चुकी है। स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि एवं अतिरिक्त समय में कार्य करने के लिए दोगुनी मजदूरी की हकदार थी। जब 1990 के दशक में अंतिम वर्ष में सुशीला की फैक्ट्री बंद हो गई, तो 6 माह तक रोजगार की तलाश करने के बाद अंततः उसे अपने घर में 30 किलोमीटर दूर रोजगार मिला। कई वर्षों तक इस फैक्ट्री में काम करने के बावजूद एक अस्थायी श्रमिक पहले की तुलना में आधे से अधिक कमा पाती है। वह सप्ताह के 7 दिन सुबह 7:30 बजे अपने घर से निकलती है, 10 बजे वापस लौटती है। एक दिन काम करने का अर्थ है कि दिन की मजदूरी नहीं मिलती थी। हाँ, उस दिन की मजदूरी मिलती थी उसे। अब कोई अन्य लाभ नहीं मिलता है जो पहले मिलता था। उसके घर के समीप की फैक्ट्रियों को काफी अस्थिर ऑर्डर मिलते हैं और इसलिए वो कम वेतन भी देते हैं। तो ठीक है, तो न्याय संगत वैश्वीकरण की संघर्ष क्या क्या है, तो ये देखते हैं। उपयुक्त प्रमाण का ये संकेत देते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोग वैश्वीकरण में मिले नए अवसरों का सदुपयोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ के हिस्सा नहीं मिला है, क्योंकि वैश्वीकरण एक तो सच्चाई है। तो वैश्वीकरण को अधिक न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है? न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा, ये सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो। सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रतिभाशाली लोगों को ही नहीं, बल्कि देश के सभी लोगों के हितों को संरक्षित करना चाहिए। आपने सरकार द्वारा किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में पढ़ा है। सरकार ये सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन और श्रमिकों को अपने अधिकार क्षेत्र में मिले। यह छोटे उत्पादकों को कार्य उत्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वो प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम ना हो जाए। यदि जरूरी हो तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग कर सकती है। यह न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन के समझौते पर भी कर सकती है। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा। पिछले कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि जनता की न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो आप देख सकते हैं सारांश। तो ये लेसन यहीं पर खत्म होता है। आप सारांश देखेंगे, इस अध्याय में हमने क्या कहा ये देखेंगे। तो वैश्वीकरण की वर्तमान अवस्था का अध्ययन किया हमने। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया भी देखी, किससे लाभ होता है, वैश्वीकरण किसको हानि होती है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखा। तो कैसा लगा ये चैप्टर बताइए जरूर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खासकर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ये रहे क्वेश्चन, अगर आप करना चाहें तो इसको करके हमारे टेलीग्राम पे भेजिए, हम आपके क्वेश्चन को चेक करेंगे और आपको इवेलुएट भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।